So today we are going to discuss chemical properties of oxygen family. सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो सबसे बेसिक टर्म होती है ऑक्सीजन फैमिली को लेकर के, अगर मैं एलिमेंट्स को लिखूं तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बेसिकली 16th ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाए थे क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल थे 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की थी नीड। 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड रिप्रेजेंट करती है कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और इनके ऊपर चार्ज आ गया -2। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसकी सबसे पहली बेसिक केमिकल नीड की बात करें तो वो होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप 16th एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -2 होती है। और जब हम डाउन टू ग्रुप जाते हैं, ऊपर से टॉप टू बॉटम नीचे हम जब आएंगे तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ। ऑक्सीजन से स्टार्ट करोगे -2 के साथ और पोलोनियम तक आओगे -2 तक। तो बेसिकली ये ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, उन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं जिनके अंदर ये अपनी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वो डिक्रीज होती चली जाएगी। और यहीं पर इसी के साथ साथ एक्सेप्शन आ जाता है ऑक्सीजन के लिए कि ऑक्सीजन बहुत सारे कंपाउंड्स में -2 दिखाती है जो इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन कई जगह पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है और कई जगह पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाती है। अब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसकी होती हैं परोक्साइड्स कंपाउंड्स के अंदर, जैसे हाइड्रोजन परोक्साइड हो गया या फिर सोडियम परोक्साइड हो गया या बेरियम परोक्साइड हो गया, बेरिलियम परोक्साइड हो गया। उन सभी के अंदर बेसिकली ये स्ट्रक्चर ये एक फॉर्मूला मैंने लिखा H2O2, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन परोक्साइड। और इस कंपाउंड के अंदर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है -1। -1 क्यों होगी यहाँ पे? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है बेसिकली ये ऑक्सी लिंकेज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका हम नाम बोलते हैं परोक्सी लिंकेज। तो परोक्सी लिंकेज क्या चीज़ हुई यहाँ पे? अगर मैं इसकी एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाऊँ तो एक मैं लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। बेसिकली लीनियर स्ट्रक्चर होती नहीं है H2O2 की, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है क्योंकि ऑक्सीजन को अपना स्टेबल ऑक्टेट करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों तरफ से अपना बेसिकली एक एक बॉन्ड बनाएंगे, दोनों को बीच में रखना पड़ेगा और हाइड्रोजन हमारे कॉर्नर्स पर होंगे, जिसको हम खुली किताब की स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर बनी हुई देखी हो तो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम खुली किताब की स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट किया जाता है और यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये ऑक्सीजन परोक्सी लिंकेज होने की वजह से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को -1 रिप्रेजेंट करते हैं। OF2 की अगर मैं बात करता हूँ, ये भी एक इसका एक्सेप्शन केस है, जिसको हम फ्लोरीन का ऑक्साइड बोलते हैं या फ्लोरीन ऑक्साइड भी बोल सकते हो, डाईफ्लोरो ऑक्साइड भी बोल सकते हो। इसके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। जो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्ज उसी के ऊपर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो हायर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन थी, जिसकी वजह से फ्लोरीन के अंदर टेंडेंसी होगी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। जैसे ही फ्लोरीन इसके अपने ऑक्सीजन में से 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तुरंत ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। अगर मैं अदर एलिमेंट्स की बात करता हूँ ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मिलती है, जो कि +2, +4, +6 तक भी जाती है। अगर मैं सल्फर की बात करता हूँ तो वो +2 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है, +6 भी दिखाता है। जनरली सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है अकॉर्डिंग टू दी ग्रुप के अंदर इसको स्टेबल ऑक्टेट करने के लिए -2 चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। इसी टाइम पे अगर हम बात करें इसी सीरीज में, तो सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम जो होते हैं, ये +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जिन कंपाउंड्स में दिखाएंगे, बेसिकली उनकी स्टेबिलिटी नीचे डाउन टूवर्ड्स आने पर क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। यानी जैसे कल हमने एक एग्जांपल लिया था SF4 का और एक एग्जांपल साथ के साथ लिया था हमने SF6 का। तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 थी, जबकि यहाँ +4 थी। तो ये जो हेक्साफ्लोराइड है इसकी स्टेबिलिटी कम थी और जो टेट्राफ्लोराइड है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा थी। रीज़न था एक्सियल बॉन्ड्स का प्रेजेंट होना। जो एक्सियल बॉन्ड्स बनते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। बॉन्ड लेंथ बड़ी होने की वजह से वो बॉन्ड कम एनर्जी को देने पर ही क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो बेसिकली +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ से जो कंक्लूजन निकलता है, जब कभी भी ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ कंपाउंड्स देने के बाद उनकी स्टेबिलिटी पूछी जाएगी, तो हमेशा ये चेक करना है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है। +2 है, +4 है, +6 है या -2 है या -1 है। अगर वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उनकी स्टेबिलिटी कैसी होगी? कम होगी +4 वाले कंपाउंड्स के कंपैरिजन में और +2 वाले कंपाउंड्स के कंपैरिजन में।
सेम इसी चीज़ के लिए अगर मैं +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को सेपरेटली बात करूं तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। दोनों के पीछे का रीज़न क्या है? इनके पीछे का रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट का प्रेजेंट होना, क्योंकि जब हम डाउन टूवर्ड्स आते हैं तो जो बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, यानी शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही ज़्यादा पाई जाती है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग नहीं हो पाती, स्क्रीनिंग इफेक्ट काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कंपाउंड्स होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं और अपनी बॉन्डिंग में जनरली कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एनोमलस बिहेवियर हैं हर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट को, जिसको हमने एक हेड ऑफ द फैमिली के नाम से बताया, उन सभी का अपना एक एनोमलस बिहेवियर होता है, कुछ एक्स्ट्रा वो प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है, तो ऑक्सीजन कुछ एनोमलस प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिनमें से 3 प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको यहाँ हाईलाइट किया गया है। नंबर 1 इज़ इसका स्मॉल साइज़, क्योंकि ये अपने ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा छोटे साइज़ के साथ पाया जाता है। दूसरा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि इसके बीच में जो डबल बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड जो बनते हैं, उनकी लेंथ बहुत छोटी होती है और यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तीसरी जो चीज़ है वो है कि एब्सेंट ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो आता है 2s2 and 2p4, इसके पास डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस नहीं होती, जिसकी वजह से अपनी कोवेलेंसी को भी बियॉन्ड 4 आगे नहीं बढ़ा सकता, इंक्रीज नहीं कर सकता। तो ये इसका एनोमलस बिहेवियर है। एनोमलस बिहेवियर के बाद आ जाती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की। अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हाइड्रोजन की तरफ किस तरीके से बिहेवियर दिखाते हैं या हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देते हैं, तो बेसिकली एक छोटी सी टेबल को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ हाइड्राइड्स लिखे हुए हैं ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स के, जिनमें सबसे पहला हाइड्राइड है H2O, जिसको हम बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तीसरा है हाइड्रोजन सिलेनाइड और चौथा है हाइड्रोजन टेल्यूराइड। बेसिकली ये नाम जो हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं, ये क्या हैं? ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हैं। इनको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्राइड्स ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली। बोलने का तरीका ये होगा। और क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो मोस्टली H2O और H2S के बीच में पूछा जाता है, लेकिन कई केस देखे गए हैं जहाँ पर H2SE और H2TE के बीच में भी ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पे इनकी बेसिकली बॉन्ड एंथैल्पी को लेकर के या फिर इनकी स्टेबिलिटी को लेकर के या फिर इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी को लेकर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब कभी कभी ऐसा होता है, एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ पे H2S और H2SE का, H2S और H2SE का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। तो बारी बारी से हम चारों पांचों प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। जब हम इनके हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन कर लें तो उनके जो हाइड्राइड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कैसे अफेक्ट होती है। अब क्योंकि डाउन टूवर्ड्स आने पर साइज क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। किसका साइज इंक्रीज हो रहा है? नॉन मेटल का साइज इंक्रीज हो रहा है। और नॉन मेटल कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। और हाइड्रोजन सब में कॉमन है, तो हाइड्रोजन का साइज कॉन्स्टेंट बना रहेगा। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि हाइड्रोजन का साइज इतना है और इसके पास मैंने ऑक्सीजन डाला, ऑक्सीजन ये हो गया, फिर मैंने हाइड्रोजन के साथ सल्फर डाला जिसका साइज बड़ा है, फिर मैंने हाइड्रोजन के साथ सिलेनियम डाला जिसका साइज और बड़ा है, तो बेसिकली जो बॉन्ड लेंथ है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस है वो कैसी होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे साइज ऑफ द नॉन मेटल बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस भी बढ़ती जाएगी और उस डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस को बोला गया है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ ऑलवेज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप फॉर ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स या इन दी ऑक्सीजन फैमिली। नेक्स्ट आ जाती है बॉन्ड एंथैल्पी। अब बेसिकली क्या हो रहा है, देखो पहले ही जो प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी से इसका आंसर निकलता है कि बॉन्ड लेंथ क्योंकि इंक्रीज हो रही है तो H2O के बीच में छोटा बॉन्ड मान लीजिए सपोज इतना बना, और मैं कह रहा हूँ H2TE के बीच में बॉन्ड इतना लंबा बना, इतना बड़ा बना, उसकी लेंथ इतनी है, तो जल्दी कौन टूटेगा? जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है। तो बेसिकली बॉन्ड लेंथ डाउन टूवर्ड्स इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा H2TE के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एज कंपेयर टू दी H2O मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग में। नेक्स्ट इसी के साथ आ जाती है तीसरी प्रॉपर्टी थर्मल स्टेबिलिटी, जो कि हाइड्राइड के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ हीट। अगर मैं H2O, H2S, H2SE, H2TE या H2PO की बात कर रहा हूँ, पोलोनियम को बेसिकली यहाँ कंसीडर इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं हर एग्जाम्पल के लिए क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो हम केवल 4 एलिमेंट्स को लेकर के ही चल रहे हैं जो कि मेटलॉइड्स तक रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम ने जब हाइड्रोजन से रिएक्शन किया और हाइड्राइड बनाया तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी चेक करनी है हमको, किसके लिए? हीट करने पर। अब जब मैं वाटर को हीट करता हूँ तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ क्या है
कि वाटर जो है वो ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर के, बल्कि 100 भी नहीं होता है, वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि 10 डिग्री के अप्रोक्स अमाउंट जो होगा वो हिडन अमाउंट होता है, इसका लेटेंट हीट होती है जो इसको केवल इनिशिएट करने में खर्च हो जाता है। तो मैं फिर भी कंसीडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है, यानी कि अगर ये डिकम्पोज होगा, अगर ये थर्मल स्टेबिलिटी पर टूटेगा तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर टूटेगा। रीज़न एक तो ये कि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरा ये कि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है और हाइड्रोजन जब इसके साथ कनेक्ट होगा तो बॉन्ड लेंथ भी बहुत छोटी होगी, और जब छोटा बॉन्ड बनेगा तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, यानी वो ज़्यादा टेम्परेचर पर टूटेगा, ज़्यादा टेम्परेचर पर ब्रेक होगा। सिमिलरली अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो साइज बढ़ते जा रहा है, साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि सेम टेम्परेचर पे जब मैं इन चारों कंपाउंड्स को रखता हूँ तो सबसे जल्दी जो टूटेगा वो टूटेगा H2TE, उसके बाद कौन टूटेगा H2SE, उसके बाद टूटेगा H2S और उसके बाद टूटेगा H2O। तो बेसिकली जो रिएक्शन है, जो थर्मल स्टेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं, वो ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड पर डिपेंड करते हैं, और ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड डिपेंड करती है बॉन्ड एंथैल्पी पर, और बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ पर। तो यहाँ से ये जो ऑर्डर्स निकल रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन में, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि H2O ये आ जाएगा इस तरीके से H2S, फिर ये आ जाएगा इस तरीके से H2SE, और ये इसी तरीके से H2TE, तो ये ऑर्डर हो गया मेरे लिए किसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। सिमिलरली अगर मैं इसको बनाऊं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरो उल्टा करना पड़ेगा, यानी डिक्रीजिंग का साइन लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। सिमिलरली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, या वो उल्टा भी बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी लिखो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले H2TE लिखेंगे, फिर उसके बाद H2SE, फिर H2S, फिर H2O, इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है एसिडिक प्रॉपर्टी। तो एसिडिक प्रॉपर्टी बेसिकली क्या हो रहा है, अब देखो नीचे जाते हुए क्या आ रहा है, यहाँ पे मेटालिक करैक्टर बढ़ते जा रहा है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड की तरह भी कंसीडर होती है, बल्कि सेलेनियम, टेल्यूरियम जो है वो भी एक नॉन मेटलॉइड होती है, और जो पोलोनियम है वो एक प्योरली मेटल है। तो नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो इनके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, क्योंकि मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा है, और मेटल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिड्यूसिंग करेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। साथ ही यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं एसिडिक प्रॉपर्टी की, तो एसिडिक प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब है कौन अपने अंदर से हाइड्रोजन को जल्दी रिलीज करेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं करने वाला, H2S नहीं करने वाला, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेलेनियम से ज़्यादा है और टेल्यूरियम से भी ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन से कम है। तो हो क्या रहा है कि डाउन टूवर्ड्स आने पर जो एलिमेंट या जो हाइड्राइड अपने अंदर से हाइड्रोजन को जल्दी रिलीज करेगा, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कैसी होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, यानी उतना ही वो ज़्यादा एसिडिक पाया जाएगा। तो इसने हाइड्रोजन को रिलीज़ किया, इसने हाइड्रोजन को देर में रिलीज़ किया, इसने हाइड्रोजन को और देर में रिलीज़ किया, और ये मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन रिलीज़ ही नहीं कर रहा, बहुत रेयरली और बहुत लास्ट में जाकर के ये रिलीज़ करेगा, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बीच में है। तो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाते हुए जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है इन एलिमेंट्स की, वो भी इंक्रीज होती चली जाती है। नेक्स्ट इसी में वो आ गई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जो कि मेटल पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है वो एक मेटल है, और मेटलिक करेक्टर डाउन टूवर्ड्स इंक्रीज हो रहा है इन दी ऑक्सीजन फैमिली, और मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है रिड्यूस होने की, रिड्यूस करने की बेसिकली। तो इसका मतलब ये है कि H2TE जो है उसको एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, ऐसे ही H2SE को भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, और H2S गैस को भी बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। तो जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो डाउन टूवर्ड्स इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, ड्यू टू द मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज इन दी ऑक्सीजन फैमिली या ऑक्सीजन ग्रुप। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। अगर मैं देखूँ अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में आगे की तरफ, तो यहाँ पर ये छोटी छोटी सी कुछ बेसिक पॉइंट्स जो टिप्स हम निकालते हैं, ऊपर वाली सीरीज से हमने कुछ पॉइंट्स निकाले कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के हमेशा H2E टाइप के ही अपने हाइड्राइड्स बनाएंगे। किस टाइप के हाइड्राइड से फॉर्मेशन कर रहे हैं, H2 हैं, और E से मैंने ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, तो हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन हो गया H2E, क्योंकि E को मैंने कहा कि इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, यहाँ हाइड्रोजन +1 दिखाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा H2E। अब इस जनरल फॉर्मूले के साथ साथ अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो एसिडिक करेक्टर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि बॉन्ड इजीली टूट पा रहे हैं। तो ये इसका एक कंक्लूजन निकल गया। अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी को देख रहा हूं तो नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है और बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली अगर हम वाटर के लिए बात करते हैं तो वो एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे जितने भी हमारे हाइड्राइड्स हैं उन सभी के पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, डाउन टूवर्ड्स नीचे की तरफ बढ़ने पर इंक्रीज होती जाती है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब वाटर कभी भी किसी चीज़ को रिड्यूस नहीं करता, वाटर का काम दोनों तरीके से होता है। वाटर किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और रिड्यूस भी कर सकता है, इसलिए वो एक्सेप्शन की तरह काम करता है। जहाँ कहीं पर वो H प्रोवाइड कराएगा, कहीं पर वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक रेडोक्स कंपाउंड की तरह यूज़ किया जाता है।
यहाँ से अब ये क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गए हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को लेकर के, और हाइड्रोजन के साथ जो टेल्यूरियम है वो कंपाउंड बनाता है टेल्यूराइड, हाइड्रोजन टेल्यूराइड इसको हम बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE। तो इसका रीजन अभी हमने देखा कि डाउन टूवर्ड्स नीचे आ रहे हैं क्योंकि सल्फर का कंपाउंड है, सल्फर ऊपर रखा हुआ है, टेल्यूरियम का है वो नीचे रखा हुआ है। तो डाउन टूवर्ड्स आते हुए जो साइज है एटम का वो बढ़ते चले जा रहा है। साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। यही इसका बेसिक रीजन है जिसकी वजह से H2S जो होता है वो लेस एसिडिक है जबकि H2TE मोर एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2TE इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंगेस्ट द ग्रुप 16 हाइड्राइड्स। जितने भी हमारे ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स हैं उन सभी में रिड्यूसिंग जो सबसे ज़्यादा है, उन सभी में रिड्यूसिंग जो सबसे ज़्यादा है वो कौन है? H2TE। तो इसके पीछे का रीज़न भी वही है कि जैसे जैसे हम डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ आते हैं तो हाइड्रोजन को लॉस करने की टेंडेंसी उतनी ईजी होती चली जाती है ड्यू टू द साइज इंक्रीजेज, और जितने ईजिली हाइड्रोजन रिलीज होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और दूसरी साथ साथ तुम यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है एज कम्पेयर टू दी नॉन मेटेलिक करेक्टर। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन को लेकर के। अगर मैं हाइड्राइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ कि ये जो हाइड्राइड्स अभी हमने फॉर्म किए हैं H2O, H2S, H2SE और H2TE, इनकी आपस में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट को, सेकंड वन इज बॉइलिंग पॉइंट एंड द थर्ड वन इज डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए कि अरेंज देम इनटू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कुछ भी क्वेश्चन वो एग्जामिनेशन में अरेंज कर देते हैं। तो अब हो क्या रहा है ये हमें याद रखनी पड़ेगी चीज़ें कि H2O का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, H2S का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, H2SE का कितना है, H2TE का कितना है। यहाँ हर किसी में एक वेरिएशन देखने के लिए हमें मिल रहा है। वेरिएशन क्या देखने के लिए मिल रहा है कि वैल्यू पहले ज़्यादा थी, अब ये कम हुई, फिर से ये वापस ज़्यादा हो गई। लेकिन ये जो H2SE और H2TE की वैल्यू हैं वो हाइड्रोजन से अभी भी कम ही हैं, लेकिन H2S से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये एनोमोलस बिहेवियर होता है, ये एनोमोलस प्रॉपर्टी के अंदर भी कंसिडर कर लिया जाता है कि H2S का ही मेल्टिंग पॉइंट इन सभी में सबसे कम क्यों पाया गया, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि डाउन टूवर्ड साइज बढ़ रहा है तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट एक सीक्वेंस में इंक्रीज होंगे। इसलिए क्वेश्चन में गलती हो जाती है, जब वो हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहता है तो हम आंख मीच करके ऐसे ऑर्डर लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। ऑप्शन में वहाँ पे एक और चीज़ गिवन होगी कि H2O का ज़्यादा होगा H2S से, और H2S का कम होगा H2SE से, और H2SE का कम होगा H2TE से। तो ये ऑर्डर इस तरीके से ही वहाँ पर एग्जाम में हमें लिखना होगा, ये चीज़ याद रखनी है। अब रीज़न की अगर मैं बात करूँ कि H2O का तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो पा रहा है, और H2SE और H2TE का ज़्यादा नॉन मेटल इसके अंदर, क्योंकि नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट हैं और नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट है जिसकी वजह से मेटलॉइड्स हो गए। तो ये दोनों मेटलॉइड्स हैं नेचर में, SeO/Te, और H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि सल्फर और हाइड्रोजन में देखूं अगर मैं तो सल्फर एक प्योरली नॉन मेटल है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट H2O से तो ज़्यादा कम मिला और H2SE और H2TE से इनसे भी कम मिला। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से इनके आंसर को अरेंज करना है। MCQ टाइप में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ लिखा है 373 केल्विन है। ये बेसिकली केल्विन में रिप्रेजेंटेड है, इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ H2S की तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बाकी के दूसरे हाइड्राइड से कम है। रीज़न वही है कि इनके अंदर मेटलॉइड्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और सारे के सारे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो वो कैसी पाई जाएगी कि वाटर की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो 96 है, जो कि इसका एक एक्सेप्शन बनता है यहाँ पे। और बाकी डाउन टूवर्ड्स आने पर क्या हो रहा है, वैसे जनरली अगर मैं देख करके चल रहा हूँ कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन टूवर्ड्स इंक्रीज हो रही है। रीजन क्या था कि साइज ऑफ द नॉन मेटल इंक्रीजेस, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर क्या होता जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बहुत आसानी से, ये किस में लिखी हुई है, पिकोमीटर में लिखी हुई है। पिकोमीटर में कैसे लिखी हुई है, बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड डिस्टेंस है बेसिकली, अच्छा ठीक है, मुझसे ये गलती होगी भाई, ये बेसिकली बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं है, फ्लो में मैं एंथैल्पी पे पहुंच गया, ये बॉन्ड डिस्टेंस है। H2O की, H2S की, H2SE और H2TE के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसमें बॉन्ड डिस्टेंस की ये बात करी गई है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो कि
हाइड्रोजन और नॉन मेटल के बीच में है। तो डाउन टूवर्ड्स आने पर क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा था जिसकी वजह से बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ती जा रही थी बिटवीन द न्यूक्लियस, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये इस तरीके से अरेंज्ड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल जो कि ऑक्सीजन फैमिली से रिलेट कर रहे हैं। अगर मैं